हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। शेल के बारे में हम बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि जो हमारी बॉडी है उसके 3 मेन फीचर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये आउटर कवरिंग होती है शेल की, जो इंटरमीडिएट का काम करती है शेल के बीच और आउटर एनवायरनमेंट के बीच, ठीक है, जो जिसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते थे। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते थे? क्योंकि वो कुछ चीज़ों को ही, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही शेल के अंदर जाने देती थी और शेल से बाहर आने देती थी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं एनिमल शेल या फिर प्लांट शेल में को शुगर सॉल्यूशन या फिर साल्ट सॉल्यूशन में रख देता हूँ तो क्या हो गया, ठीक है। तो हमने 3 केस पढ़े थे। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन्स। क्या क्या हो सकता है? नंबर फर्स्ट, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसनट्रेशन। अगर शेल के चारों ओर जो मीडियम है उसमें कंसनट्रेशन हाई है वाटर की देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट होता है, जिसमें पानी मिला हुआ होता है। द शेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो शेल गेन करता है वाटर को और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। मीन्स द मूवमेंट ऑफ लिक्विड, चाहे वो वाटर हो चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। एंड सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net result in that water enters the cell is likely to swell up. Means हम बात क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर उसने बोला मान लो ये कोई शेल है हमारी, ये हमारी शेल है, उसने बोला आउटर एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आउटर एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और शेल के अंदर कंसंट्रेशन है कम, तो वो क्या बोलता है कि जो हमारे पास जो ओस्मोसिस प्रोसेस होता है, मीन्स मूवमेंट होती है लिक्विड की, वो मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन, वो मूवमेंट होती है आपकी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मीन्स अगर बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा वो होगा आउटर टू इनर। मीन्स जो वाटर है वो कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा, शेल के अंदर, ठीक है। और शेल क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, शेल स्वेल हो जाएगी, मीन्स वो फूल जाती है, ठीक है, बड़ी हो जाती है। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट केस उसने बोला है इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली टू सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मीन्स अगर बाहर भी एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन सेम है और शेल के अंदर भी सेम है तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वो बोला वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट, so there is no overall movement of the water, this will stay the same size। मीन्स उसने क्या बोला है, अगर हमारे पास शेल मेम्ब्रेन के पास जितना वाटर की कंसंट्रेशन है उतनी ही बाहर है, तो उतना ही पानी बाहर से अंदर जाएगा शेल के और उतना ही वाटर शेल के अंदर से बाहर आएगा।
तो उसको जो नेट मोमेंट मानी जाएगी वो ज़ीरो मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क भी हमें नहीं पड़ेगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जो साइज होगा शेल का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट फिर उसने बोला इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द शेल, अगर मीडियम के पास लोअर कंसंट्रेशन है शेल से, मीनिंग इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। उससे रिवर्स प्रोसेस की हम बात करते हैं कि ये मेरे पास शेल है, ये मेरे पास शेल है, और अगर मीडियम में या फिर एनवायरनमेंट में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, कंसंट्रेशन है लेस वाटर की, और शेल के अंदर कंसंट्रेशन है हाई। अब मुझे पता है ऑस्मोसिस चलता है किस में, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो जो ऑस्मोसिस है या फिर मोमेंट है वो होगी कहाँ से, इनर टू आउटर, ठीक है, शेल के अंदर से एनवायरनमेंट की तरफ हो गई। हाँ जी, और उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उस तरह के सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर वो बोलता है अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में वो क्रॉस कर रहा है वाटर शेल की मेम्ब्रेन को, ठीक है, चाहे शेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो चाहे लो कंसंट्रेशन, बट दिस टाइम मोर ऑफ वाटर लीव्स द शेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर द शेल विल श्रिंक, ठीक है। और अगर वाटर शेल के अंदर से बाहर आ रहा है तो शेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और अगर वाटर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो शेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। 10 ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। हाँ जी, डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लेट अस नाउ ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी हम करते हैं। वो बोलता है हमारे पास एग है, हाँ जी, एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी उसने बोला हमारे पास एग है, एक कंटेनर मैंने लिया है, उसमें मैंने एग रख दिया है और वाटर के अंदर डाल दिया है, ठीक है, एग अंडा मैंने रख दिया है, जो आउटर कवरिंग है उसकी निकाल दी है। तो वो बोला यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है एनवायरनमेंट में, मींस कंटेनर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और शेल के अंदर एग के अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो ऑस्मोसिस होगा आउटर टू इनर, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, और जो ये एग है हमारे पास वो हमें थोड़ा सा स्वेल नज़र आएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें स्वेलिंग नज़र आएगी, थोड़ा सा साइज उसका बड़ा नज़र आएगा, ठीक है। और यही एक्टिविटी मैं करता हूँ HCl सॉल्यूशन के साथ, एग ले लेता हूँ और उसको डाल देता हूँ HCl सॉल्यूशन में या NaCl सॉल्यूशन में, HCl। अब कंसंट्रेशन बाहर क्या होती है, कम होती है, और शेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो मूवमेंट क्या होगी, ऑस्मोसिस कैसे होगा, इनर टू आउटर, शेल के अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, इनर टू आउटर मूवमेंट होगी, इनर टू आउटर। और अब जो शेल होगा या फिर एग होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मीन्स वो सिकुड़ा नज़र आएगा, मीन्स उसका जो साइज़ है वो कम नज़र आता है, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। तो यही हम बताना चाह रहे थे आपको। फिर उसने बोला है यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। जितने भी प्लांट होते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को गेन करते हैं, मीन्स अगर हम रूट्स में पानी दे देते हैं तो
पत्तियां हरी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओस्मोसिस के कारण वो ट्रांसपेरेंस होती रहती है, पानी की ट्रांसपेरेंस होती रहती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, रूट्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, वो भी एक एग्जांपल किसका? ऑस्मोसिस का। 10 डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए शेल। डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्सचेंज होती है गैसेस की। इन एडिशन ऑफ दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। तो ड्यू टू डिफ्यूजन एंड ड्यू टू ऑस्मोसिस शेल क्या करती है? अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। कहाँ से? एनवायरमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग शेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट गेन करते हैं। ठीक है, और एनर्जी का यूज़ करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और वो बनी होती हैं कुछ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। हाउ एवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिर्फ निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? ताकि वो एनवायरनमेंट से फूड को गेन कर सके। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। मीन्स अपने फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, कोई भी शेल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बाहर से एनवायरनमेंट से कोई भी चीज़ें ले लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। अमीबा भी इस प्रोसेस के कारण, एंडोसाइटोसिस के कारण ही क्या करती है? अपने फूड को एनवायरनमेंट से गेन करती है। जैसे हम अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। तो कोई भी फूड के पार्टिकल है एनवायरनमेंट से वो क्या कर देता है? एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? उन फूड के पार्टिकल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कहाँ ले आता है? सेंटर में ले आता है। ठीक है, सेंटर में ले आता है और फिर डिफरेंट पार्ट्स में वो सेंड कर देता है, भेज देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, कि जो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कोई भी यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को गेन कर लेता है फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? तो ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।